हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में। बच्चों, जैसा मैंने आपको गॉस लॉ के बारे में बताया था कि भाई हमें क्या निकालना रहता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना रहता था। कहा किसके लिए निकाल रहे थे? फॉर अ क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए हम लोग निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर उसकी बात करें बाय द गॉस लॉ तो हमको क्या मिलता था, दैट इज कोई भी आपके पास जितना भी चार्ज उसके अंदर रहा करता था उस सरफेस के अंदर, उसको हम लोग डिवाइड कर देते थे एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है ना? तो आपके पास अगर मैं सिंपली गॉस लॉ को फिर से डिफाइन करूं तो आपको मिलता था दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज रीजन इज डिफाइंड एज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज इन इट। जो भी चार्ज कहां पर रहेगा उसके अंदर, बाहर वाले चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसी को हम लोग यूज करेंगे। यूज करके करेंगे क्या? यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पर जो मैं आपको आपके साथ डिस्कशन में लाने वाला हूं ना गॉस लॉ का एप्लीकेशन, तो मैं आपको इसकी मदद से निकालने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर बोल सकते थे दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। निकालेंगे किसके लिए? तो हम लोग यूज करेंगे, एक आपके पास वायर है जो कि कैसा है, स्ट्रेट वायर है, और कितनी लेंथ का है? इनफाइनाइट लेंथ का, और है कैसा? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ठीक है ना? तो अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं कि आपके पास एक्चुअली में है क्या, तो आपके पास सिंपली एक वायर है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। कितनी लेंथ है इसकी? इनफाइनाइट, यानी सब बताएं तो इधर कितनी तरफ है, ये भी इंफिनिटी तक है, और इधर कितनी तरफ है, ये भी इंफिनिटी तक है। इसके ऊपर ना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसे। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझते चलेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। आपके पास ये स्ट्रेट वायर है और स्ट्रेट वायर पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप जरा थोड़ा सा याद करो, हम लोगों ने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। कितने टाइप का पढ़ा था? 3 टाइप का पढ़ा था। तो उसमें से कौन सी कैटेगरी आती है? बोलो जरा, ये कौन सी कैटेगरी आती है? सर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली। तो अगर मैं ये बोलूं कि इस पर मौजूद चार्ज जो हैं वो कितने हैं? Q। और अगर मैं इनका कुछ लेंथ कंसीडर कर लूं कि कुछ लेंथ पर है, तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि दैट इज Q अपॉन L, इस चीज को हम लोग डिफाइन किससे किया करते थे? इस चीज को हम लोग डिफाइन किया करते थे लैम्डा से। दैट इज लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L, विच इज व्हाट? विच इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये बात आती है ना सभी को समझ में? हमें क्या करना है? गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। किसके लिए करना है? फॉर अ इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। कैसा है वो? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। कहां पर? अब देखो जरा ध्यान से, तो हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले इनके पास जब हम लोग गॉस लॉ अप्लाई कर रहे थे ना, तो गॉस लॉ अप्लाई कर रहे थे तो किसके लिए अप्लाई कर रहे थे? फॉर अ क्लोज सरफेस। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक क्लोज सरफेस। अभी ये वायर है, तो वायर के लिए अगर मैं क्लोज सरफेस बनाऊं तो वायर को ना सिंपली मैंने ना क्या किया है कि देखो इसको ना सिंपली अगर मैं इसके चारों तरफ एक रीजन बनाऊं, जैसे आप ऐसा समझो कि ये है आपके पास एक वायर, तो अगर मैं इसके चारों तरफ एक रीजन बनाऊं, दैट इज क्लोज सरफेस बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो आपको कैसा मिलेगा कि इसके चारों तरफ का रीजन कैसा रहेगा? कुछ इस तरीके से। और वो बनेगा कैसा? बनेगा एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर मैं यहां पर डिफाइन करूं कि इससे कुछ डिस्टेंस पर मैंने बनाया है गॉसियन सरफेस, और उस गॉसियन सरफेस की डिस्टेंस है दोनों साइड कितनी? स्मॉल r। ठीक है, तो अगर मैं डिफाइन करूं कि भाई ये आगे की तरफ जा कैसे रहे, ये तो ऐसे जा रहे कुछ इस तरीके से, और अगर मैं इसको देखूं तो ये है कैसा? ये तो लगेगा कुछ सिलेंडर के जैसा। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना? मैंने क्या बना दिया है? दैट इज एक वायर को सिंपली ऐसा समझेंगे कि एक सिलेंडर के अंदर रख दिया है, और ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये है क्या? ये है आपके पास गॉसियन सरफेस। यही है आपके पास गॉसियन सरफेस। ठीक है ना? यहां पर आपको कितने सरफेसेस का कॉम्बिनेशन मिलता है? आपको मिलता कितना है? ये आपका एक सर्कुलर सरफेस, ये दूसरा आपके पास सर्कुलर सरफेस, और तीसरा कैसा सरफेस है? कर्व्ड सरफेस। तीसरा कैसा सरफेस है?
कर्व्ड सरफेस। अब बात करने वाले हैं सिंपली कि भाई हम लोग ना गॉस लॉ से क्या सीखते थे। तो गॉस लॉ से हमने ये सीखा था कि भाई किसी भी क्लोज रीजन से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना हुआ करता था, दैट इज नेट चार्ज इनक्लोज इन इट। तो मैं यहां पर अगर लिखूं बाई गॉस लॉ, गॉस लॉ की मदद से क्या लिखा था, दैट इज फाई नेट फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर ये क्यू क्या है, क्यू इज नेट चार्ज, कहां पर, इस क्लोज रीजन के अंदर आने वाला, क्लोज रीजन के अंदर आने वाला नेट चार्ज। तो सबसे पहली बात कि भाई हमें ना निकालना है, नेट फ्लक्स निकालना है। टेक्निक क्या होती थी ये पहले बताइए जरा आप लोग, कि अगर मैं टेक्निक की बात करूं तो सिंपली हम लोग ना निकालते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो आप लोग क्या सिंपली बोलते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एरिया दैट इज विच इज इक्वल टू नॉर्मली ना, नॉर्मल टू एन एरिया। जितनी भी फील्ड लाइंस एरिया के नॉर्मल पास होने वाली हैं उन्हीं के नंबर को ही हम लोग बोला करते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैं आपको प्रॉपरली बाई इक्वेशन रिप्रेजेंट करके बताऊं तो आप लोग सिंपली ये बोलते थे, दैट इज अगर आपको फाई चाहिए तो फाई ई इक्वल टू हुआ करता था दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन में क्या है, दैट इज एरिया वेक्टर, ठीक है ना, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ई डी एस। अगर मैं इनको ओपन अप करके लिखूं तो आपके पास मिलता था दैट इज फाई ई इज इक्वल टू दैट इज ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और एक चीज और कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मेरे पास ना बहुत सारे यहां पर ना कैसा है, यहां पर पूरा सरफेस का मुझे निकालना है, तो अगर मैं छोटे छोटे एरिया एलिमेंट, ये डीएस क्या है, ये डीएस तो छोटा सा एरिया एलिमेंट है, और अगर मैं पूरे के पूरे सरफेस के लिए डिफाइन करूं तो आपके पास सिंपली आया करता था दैट इज फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। ये आपके पास आया करता था फॉर्मूला। ध्यान देंगे बच्चे लोग, बहुत कायदे से, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। आपके पास फाई नेट है, आपके पास क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, फाई ई विच इज इक्वल टू फाई नेट ही तो है, इक्वल टू ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। यानी हम यहां से निकालना चाहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंपली आपको करना क्या है, दैट इज दिस फाई ई इज इक्वल टू दिस फाई नेट, ठीक है ना। और करेंगे क्या, सभी की वैल्यू सेट कर देंगे। तो मैं यहां पर अगर ऊपर लिख दूं ऐसे, दैट इज कि आपको मिलने वाला है, दैट इज मैं यहां पर लिख दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ई डी एस कॉस थीटा, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रहे कि मुझे ना पूरे सरफेस की वजह से चाहिए, ऐसा नहीं कि ईडीएस कॉस थीटा में लगा दूंगा सिर्फ एक सरफेस के लिए। अभी ध्यान देंगे, मुझे ईडीएस कॉस थीटा चाहिए तो आप सिंपल सा टेक्निक यूज क्या करने वाले हैं ना, हम लोग निकालेंगे सबसे पहली बात कि ये जो आपके पास वायर है ना, इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस, तो फील्ड लाइंस तो चारों तरफ जाएंगी, तो सबसे पहले जिस भी सरफेस से पास होंगी ना उसका एरिया वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं अगर इस सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करूं जिसका मैंने नाम रखा है कितना, डी एस, इसका मैंने नाम रखा है ds, ठीक है। और इसका अगर मैं वेक्टर डिफाइन करूं तो ये किधर रहेगा, आउटवर्ड नॉर्मल। और अगर मैं इस वाले सरफेस को अभी एक छोटा सा एलिमेंट लूं और इसका वेक्टर डिफाइन करूं तो ये भी कैसे आएगा, दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल। और अगर मैं इस वाले सरफेस पर कोई एक एरिया एलिमेंट छोटा सा कंसिडर करूं जिसको मैं बराबर करूं किसके, ds के, तो मैं अलग अलग कर देता हूं, सेपरेट कर देता हूं। ये है ds1, ये है आपके पास एलिमेंट ds2, और ये है आपके पास एलिमेंट ds3। तीनों एरिया एलिमेंट है। मैंने ऐसा किया क्यों, क्योंकि अगर मुझे ये छोटा सा एरिया एलिमेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं पूरे सेक्शन के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा। यहां पर भी सेम, अगर मुझे छोटे से एरिया एलिमेंट के से पता चल जाएगा कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो मैं पूरे सेक्शन के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा। यहां पर मुझे अगर इस सरफेस पर पता चल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा। बस इतना सा काम रहेगा। अभी मैं अगर इनका डिफाइन करूं दैट इज एरिया वेक्टर, तो आपको मिलता है दैट इज नॉर्मली आउटवर्ड। बस सिर्फ छोटी सी कहानी है, ध्यान से देखेंगे। इससे फील्ड लाइंस जो निकलने वाली हैं उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ, कुछ इधर की तरफ,
अगर इस तरफ बात करें तो ये भी किस तरफ जा रही है, इधर की तरफ जा रही है। पॉजिटिव चार्ज से जो भी आपके पास फील्ड लाइंस निकलती हैं वो कहाँ तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो मुझे सिंपली बस ये बताना है कि यहाँ से निकलने वाली जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कैसा है, इधर की तरफ है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आपका एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना मिलता है, 0 डिग्री। और अगर हम यहाँ पर सिंपली बात करें तो ये है आपका एरिया वेक्टर और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना मिलता है, 90 डिग्री। और अगर मैं इसी तरीके से सेम यहाँ पर बात करूँ तो आपके पास क्या है, ये रहा आपका दैट इज एरिया वेक्टर और ये है आपका फील्ड वेक्टर, और दोनों के बीच का अगर मैं एंगल डिफाइन करूं तो कितना मिलेगा मुझे, 90 डिग्री। आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर मुझे नेट फ्लक्स चाहिए तो मुझे नेट फ्लक्स किससे किससे मिलेगा, इस वाले सरफेस पर, इस वाले सरफेस से, इस वाले सरफेस से। तो अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं क्या, इससे मिलने वाला फ्लक्स, ये मैंने S1 नाम लिखा था ना, तो अगर मैं ये इससे मिलने वाला फ्लक्स कितना है, φ1, और इससे मिलने वाला फ्लक्स कितना है, φ2, और इससे मिलने वाला फ्लक्स कितना है, φ3, तो मैं ऐसा बिल्कुल बोल सकता हूं कि ये φnet बराबर कितना होगा, φnet बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास ये φ1, क्योंकि ये दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज 0। तो 0 हो जाएगा तो इनकी वजह से कोई भी फ्लक्स आपको नहीं मिलने वाला, यानी φ1 की वजह से कितना, 0। अगर मैं इसकी वजह से देखूं, जरा देखो तो यहां पर इस वाले सरफेस, ये इनके बीच का भी एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, cos 90 कितना, 0, तो इससे भी मिलने वाला फ्लक्स कितना, 0। बचा कौन, आपके पास ये वाला सरफेस, कौन सा सरफेस, कर्ड सरफेस। अगर मैं कर्ड सरफेस का बोलूं कि आपके पास कितना टोटल सरफेस है, तो आप सिंपली बोलते क्या बोलते कि सर ये वाला जो पूरा सरफेस होगा ना, सरफेस कितना होगा, डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं पूरे के पूरे सरफेस की बात करूं कि भाई पूरा सरफेस कितना है, तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, रेडियस कितना, दैट इज r, लेंथ कितना है, इस लेंथ को मैं एज्यूम कर लेता हूं कितना, l, कितना एज्यूम कर लेता हूं, l, ये लेंथ कितनी है, l, तो इसका सरफेस, कर्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इट्स 2 पाई r इंटू l। ये आपके पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया। ठीक है, तो मैं अगर सिंपली यहां पर पुट करूं, अब देखो जरा, यहां पर मेरे पास φnet बराबर क्या बचा है, φ3, और φ3 की अगर हम बात करें तो सिंपली यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर लिखता हूं तो सही रहेगा। देखो यहां पर आपके पास φnet आएगा कितना, φnet इक्वल टू φ3, और φ3 इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, यानी कॉस ऑफ 0, कॉस 0 यानी कितना, 1, कॉस ऑफ 0, तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, ई डी एस। अब ध्यान देने वाली बात कि मैं अगर ई को मुझे ई तो फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूं, ई को बाहर कर देता हूं, तो मैं यहां से लिख सकता हूं ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। और देखो ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds, मैंने पूरा सरफेस एरिया कितना बताया, 2 पाई r इंटू एल। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं ना अब इनको हटा देता हूं यहां से, तो मैं इसी को ना ऊपर लिख दूंगा क्योंकि इसकी अब नीड है नहीं, तो इसको हटा देता हूं। बहुत ज़्यादा क्लमजी नहीं करेंगे ना, अदरवाइज ध्यान से देखिए, इसको भी हटा ही देता हूं। तो आपके पास यहां से आ चुका है E इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू फाई नेट, और फाई नेट इक्वल टू क्या है, दैट इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई नेट बराबर क्या है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहां से, बाई गॉस लॉ, बस इसी को अप्लाई करना है। तो आपके पास ये इसका वैल्यू कितना है, इट्स वैल्यू इज 2 पाई r इंटू एल। तो आपके पास E इंटू 2 पाई r L इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर मैं यहां से E का वैल्यू निकालूं तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा दैट इज Q अपॉन 2 पाई R L या
2 पाई आर एल और इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जरा डायग्राम देखो जरा यहां पर ध्यान से। चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट इट्स लेंथ। अगर एल लेंथ की बात करें तो आपके पास क्या काम करता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो क्यू अपॉन एल की जगह पर हम लोग क्या सेट कर देंगे, लैम्डा। तो आपके पास ई इक्वल टू आ जाएगा कितना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, आर। ये आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें निकालना है। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब यहां पर देखो एक बात और चेक करने वाली है। क्या चेक करने वाली है, ये जो आर का डिपेंडेंसी है, यहां पर हमने तो सीखा था कि भाई कि किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर तो वैसा है नहीं, यहां पर क्या मिल रहा है आपको, E प्रोपोर्शनल टू व्हाट, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। तो इस बात का ध्यान रखेंगे यहां पर, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। तो यहां से आपको ये चीज मिलता है जो कि हम लोगों ने पॉइंट चार्ज में पढ़ा था। पॉइंट चार्ज में क्या पढ़ा था, पॉइंट चार्ज में पढ़ा था E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो उससे मुझे क्या मिलता है, कुछ डिफरेंट। ठीक है, ये आपके पास मैंने क्या कैलकुलेट किया है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है। किसके लिए कैलकुलेट किया है, ये बात ध्यान से समझेंगे। हमने क्या लिया था, एक स्ट्रेट वायर जिसकी लेंथ कितनी थी, इनफाइनाइट। क्या था वो, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी थ्रू आउट इट्स लेंथ चार्ज इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना, जिसके लिए हम लोगों को क्या मिला था, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। ठीक है, हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया है गॉस लॉ, और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, दैट इज नेट फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बारी बारी हम लोगों ने तीनों सरफेस के लिए पता किया, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये। इनकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, 90 डिग्री, तो कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, तो कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ दोनों के बीच का एंगल है कितना, 0 डिग्री, तो हमें फ्लक्स मिलेगा। और इसी की वजह से मिलता है फ्लक्स, जिसके लिए हमने सबसे पहले ये पता किया भाई टोटल कितना सरफेस है उसका, एरिया है उसका। तो आपको मिलता है कितना, 2 पाई आर एल। उसी वैल्यू को यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, इक्वल टू किया है क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ई इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर एल इंटू इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्यू अपॉन एल की वैल्यू हम लोगों ने सेट करी है कहाँ से, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी से। लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन एल, वही उसी लैम्डा को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। एक बात और ध्यान देने वाली है, एक बात कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ कि भाई किसी भी स्ट्रेट वायर के लिए जो कि जिसकी लेंथ है इनफाइनाइट और चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। ठीक है, ग्राफ को बच्चों ध्यान से समझेंगे। ग्राफ आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल मेरी हेल्प लीजिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ना आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ बताइए। थैंक यू बच्चों।